हेलो एवरीवन, मैं हूं नुपुर गुलाटी और हम हैं बायोमैनिक्स के चैनल पर, जहां पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीडीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सीडीएस के 2017 का 1, 2 एंड 3 तीनों पार्ट हमने कवर कर लिया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीडीएस का 2016 का पार्ट 1। ये आप लोगों के सामने व्हाट्सएप नंबर है। आप किसी भी पॉइंट पर अगर आपको लगता है कुछ पूछना है तो आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सारे अपडेटेड नोट्स आपको मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, आप वहां से जाकर के इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिलहाल क्लास को स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन के साथ में। सीडीएस 2016 का पार्ट 1 कर रहे हैं। Which one of the following is most sensitive to environmental change? इसमें से कौन सा बहुत सेंसिटिव होता है एनवायरमेंटल चेंज की तरफ? मतलब अगर कभी एनवायरमेंट में कोई बदलाव आए तो इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो बदलाव के साथ में तुरंत अपने आप को बदलता है, सेंसिटिव होता है। कोई भी चेंज आए तो सोने चला जाएगा, एस्टिवेशन में जा रहा है या हाइबरनेशन में जा रहा है या किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स दे रहा है टू एनवायरमेंट। सबसे जल्दी रिस्पॉन्स एनवायरमेंट को कौन देता है? एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, मैमल या इंसेक्ट्स। इसको हिंदी में बोलते हैं एम्फीबियंस को सरीसर नहीं, सरीसर रेप्टाइल को बोलते हैं उभयचर। इन्हें बोलते हैं उभयचर ऑर्गेनिज्म, दैट इज एम्फीबियंस। सरीसर्प आर रेप्टाइल्स, स्तनपाई यानी कि स्तनधारी मैमल्स, इंसेक्ट यानी कि कीड़े को इंसेक्ट्स बोलते हैं। तो इसमें से वो बोलता है इसमें से कौन सा एनवायरमेंटल चेंज की तरफ में पॉजिटिव इफेक्ट, मतलब जल्दी सेंसिटिव इफेक्ट देता है। तो सबसे पहले देने वाला होता है हमारा एम्फीबियन, उभयचर। उभयचर एनवायरमेंट में चेंज आते ही सबसे पहले इफेक्ट ये देते हैं, तो बहुत सेंसिटिव होता है टूवर्ड्स एनवायरमेंट। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर इज एम्फीबियंस। नेक्स्ट, HIV वायरस वीकन्स द इम्यूनिटी ऑफ अ पर्सन बिकॉज इट डिस्ट्रॉय। जब HIV वायरस आता है तो इम्यूनिटी दो टाइप की होती है बेसिकली, B और T। तो अब वो ये पूछ रहा है कि भाई इनमें से वो किस इम्यूनिटी को, कौन सी टाइप ऑफ इम्यूनिटी को डैमेज करता है, मतलब किसको खत्म कर देता है। HIV का जब केस होगा, फाइट कौन करता है? देखो, मास्ट सेल्स नहीं, प्लेटलेट्स, ब्लड क्लॉट, इरिथ्रोसाइट, RBC, लिम्फोसाइट, WBC। अब इसके अंदर आपका फाइट करने का काम किसका है? WBC का। तो एनीवेज करेक्ट आंसर तो लिम्फोसाइट है। पर अगर मैं बात करूं, लिम्फोसाइट हमारे पास दो टाइप का होता है। लिम्फोसाइट हमारे पास दो टाइप का होता है, B लिम्फोसाइट एंड T लिम्फोसाइट। T लिम्फोसाइट फिर दो टाइप का होता है, T हेल्पर सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स। अब अभी तो उसने सीधा पूछ लिया कि भाई लिम्फोसाइट, कल को वो स्पेसिफिकली भी पूछ सकता है कौन सा लिम्फोसाइट, तब क्या मार्क करना है? तब ये डिस्ट्रॉय करता है T हेल्पर सेल्स को। T हेल्पर सेल्स को क्यों? B बोन मैरो में मैच्योर होता है, T थाइमस में मैच्योर होता है। थाइमस ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड होता है जो बढ़ने के बाद में खत्म हो जाता है। तो एनीवेज हम T हेल्पर सेल्स को दोबारा, T लिम्फोसाइट को दोबारा डेवलप नहीं कर सकते। जो डेवलप हो गया बचपन में हो गया, क्योंकि हमारे पास थाइमस है ही नहीं। बोन मैरो तो स्टिल प्रेजेंट है, आज भी है हमारी बॉडी में, पर थाइमस तो हमारे पास है ही नहीं। तो थाइमस नहीं है तो कौन करेगा? कौन मतलब इसको दोबारा फॉर्म करेगा? तो फॉर्म नहीं हो सकता। और बिना T हेल्पर सेल के B लिम्फोसाइट किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं करेगी। अगर T हेल्पर सेल खत्म हो गए तो B लिम्फोसाइट किसी काम का नहीं। पर अगर आपने B खत्म कर दिए, कोई बात नहीं, दोबारा बन जाएंगे। B खत्म हो गए, दोबारा बन जाएंगे। इसीलिए HIV वायरस बहुत शाना है, जाते ही T हेल्पर सेल को उड़ा देता है, अब कर ले तुझे क्या करना। इसीलिए क्या होता है भाई, किसी भी इंसान से दुश्मनी निकालनी हो ना, उसके बच्चे बिगाड़ दो। क्यों? पूरी जिंदगी अपने आप परेशान हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हमारे से कभी भी बदला लेना हो ना, तो हमारी इम्यूनिटी खत्म कर दो। इम्यूनिटी खत्म, बैकबोन खत्म, लड़ ही नहीं पाएंगे किसी से भी। तो कौन सी इम्यूनिटी खत्म कर देता है? T हेल्पर सेल। ठीक, T लिम्फोसाइट या T हेल्पर सेल्स को डैमेज करता है। नेक्स्ट, Which one of the air pollutants combine with the hemoglobin of human blood and reduce its oxygen carrying capacity, leading to suffocation and may even cause death?
इसमें से कौन सी ऐसी गैस है जो ऑक्सीजन के साथ मिलती है, हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है, ऑक्सीजन कैरिंग, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर जाता है, जब ये हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो जाएगी तो ये उसके ऑक्सीजन पकड़ने की कैरिंग कैपेसिटी को खत्म कर देगी कि भैया ऑक्सीजन नहीं पकड़ना है। तो कौन सी ऐसी गैस होती है जो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन को कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन को रोक देती है? तो इसमें से कौन सी गैस होती है? कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्लाई ऐश, कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? इसका करेक्ट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसीलिए बच्चे आप लोगों को मना किया जाता है कि आप लोग पूरी रात हीटर जलाकर नहीं सो। अगर आप एक कमरे में हीटर जलाकर सो जाओगे और पूरी रात और कहीं से ऑक्सीजन आने जाने का रास्ता नहीं है तो क्या होगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन बना देती है। ये कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन ह्यूमन बॉडी के अंदर सफोकेशन कॉज करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड नॉन इन्फेक्टेड, कार्बन मोनोऑक्साइड नॉन इरिटेबल या नॉन इन्फेक्टेड गैस है, तो ये क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या करती है? आपकी बॉडी में किसी तरीके की मतलब स्ट्रगलिंग नहीं होगी। आप सो रहे हो, आप हीटर चला के सो रहे हो, आप सुबह उठोगे ही नहीं, मर जाओगे, डेथ हो जाएगी इससे। सफोकेशन फील नहीं, मतलब सफोकेशन फील होगा पर बॉडी अगर सो रही है तो रिएक्ट नहीं करेगी, इसलिए इसे साइलेंट किलर बोलते हैं, ठीक है, या स्वीट डेथ बोलते हैं। बहुत प्यार से मर जाओगे, पता भी नहीं लगेगा भाई हम मर गए, ठीक है। सुबह उठ के जब अपनी बॉडी नीचे दिखेगी तब पता लगेगा अरे हम तो मर गए, बॉडी तो ये पड़ी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। An irregular mode of reproduction resulting in the development of an embryo without fertilization is called as, irregular mode of reproduction जो है, irregular mode of reproduction resulting in the development of an embryo without fertilization, अगर fertilization नहीं हो रहा, बिना फर्टिलाइजेशन के कोई फ्रूट फॉर्मेशन हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज, एक सेकेंड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस के अंदर क्या होता है? कोई भी फ्रूट फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, फ्रूट फॉर्मेशन हो रहा है। इसी के जैसा एक होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होती बट जो फ्रूट है वो ओवरी से डेवलप नहीं होता। विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट इज नॉट फॉर्म फ्रॉम द ओवरी, उसे फॉल्स फ्रूट कहते हैं। बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन रहा है उसे हम पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर इज पार्थिनोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोराइड विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोराइड कॉज विच मतलब विच हेल्थ प्रॉब्लम? अगर फ्लोराइड की कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी में किस चीज की प्रॉब्लम आ जाएगी? अगर फ्लोराइड की कमी हो जाएगी तो हमारा सबसे पहले जो प्रॉब्लम आता है वो टीथ में आता है। टीथ केरीज हो जाएंगी, टूथ क्षय हो जाएगा, मतलब दांत टूटने लगेंगे, दांतों में प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। वो किसकी वजह से होगा? वो होगा इसकी फ्लोराइड के एक्सेस अमाउंट की वजह से, इसके अलावा नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है मॉटलिंग ऑफ टूथ। मॉटलिंग ऑफ टूथ का मतलब होता है भैया किसी किसी जगह से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब ब्रिटल हो जाना, कहीं कहीं से इसके अंदर स्मूथनेस आ जाना। नहीं होता, कभी दांत में ऐसा चीज देखने नहीं मिलेगा। बेंडिंग ऑफ बोन्स विटामिन डी की वजह से आती है, या फिर हमारा विटामिन के की वजह से बॉडी में डिले ब्लड क्लॉट होता है, उसकी वजह से डिफॉर्मिटीज होती है। स्टिफनिंग ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट की स्टिफनिंग हमारे उसमें आ जाती है, गठिया आर्थराइटिस में हो जाता है, जिसके अंदर जॉइंट्स जो होते हैं उसमें स्टिफन होने लगता है, जॉइंट्स मूव नहीं करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर इज टूथ केरीज। Which one of the following hormone is essential for the uptake of glucose by cell in human body? कौन सा हार्मोन, पहले तो वो हार्मोन की बात करें, कौन सा हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को लेकर के जाता है? नाम से पता लग जाएगा, आप इजीली मार्क कर लोगे। दैट इज इंसुलिन। इंसुलिन बेसिकली क्या करता है? इंसुलिन इज एन हार्मोन, इंसुलिन इज अ हार्मोन विच क्या कहते हैं? एक्यूमुलेट द ग्लूकोज इन ह्यूमन बॉडी, ब्लड में नहीं जाने देता। जब इसकी कमी हो जाती है, जब इसकी कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, तो बॉडी क्या प्रोड्यूस, जब है ही नहीं भैया हमारे पास इंसुलिन या कम पड़ गया हमारे पास, तो बॉडी क्या करती है? ब्लड हमारा ग्लूकोज में या यूरिन में चला जाता है, मतलब हमको डायबिटीज हो गई। फिर हम बाहर से खाते हैं कि भैया इंसुलिन प्रोडक्शन शुरू हो जाए, इंसुलिन बढ़ जाए, प्रोडक्शन बढ़ जाए। वो क्यों? क्योंकि भैया बॉडी नॉर्मली प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो हमें बाहर से लेना पड़ रहा है। तो एनीवेज इसका करेक्ट आंसर इंसुलिन है, पर बाकी सारा देख लो, जीएच
इज ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन ये कौन रिलीज करता है? पिट्यूटरी। TSH थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन ये कौन प्रोड्यूस करता है? पिट्यूटरी। इंसुलिन, बीटा सेल्स ऑफ लैंगहेरेंस, बीटा सेल्स ऑफ लैंगहेरेंस ये किसके होते हैं? पैनक्रियाज के। ये कौन प्रोड्यूस करता है? पैनक्रियाज के बीटा सेल्स ऑफ लैंगहेरेंस। कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल क्या करता है? ये भी हमारा कौन प्रोड्यूस करता है? कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है दैट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल डू नॉट कंटेन्स न्यूक्लियस? इनमें से किसके पास में न्यूक्लियस नहीं होता? रूट हेयर सेल, एक एक करके देखते जाते हैं। रूट हेयर सेल न्यूक्लियस होता है। रेड ब्लड सेल नहीं होता। प्लेटलेट्स नहीं होता। मोनोसाइट होता है। मोनोसाइट मतलब क्या हो गया? WBC की बात कर रहा है। WBC के पास तो होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? 2 and 3। तो उसका करेक्ट आंसर हुआ B, दैट इज 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आर प्रोटीन। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एज एंजाइम्स। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को एंजाइम भी बोलते हैं। चलिए अब वो बोलता है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट एंजाइम के लिए करेक्ट है। तो चलिए पहला एक एक करके पढ़ते हैं। स्पीड अप ऑफ केमिकल रिएक्शन, हाँ कैटलिस्ट का काम ही है रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करते जाना। रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर रिएक्शन, तभी एंजाइम का इस्तेमाल होता है या कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है। इसकी खासियत क्या है? ये किसी भी रिएक्शन में जाएगा, उसकी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा या घटा देगा, या जो भी जरूरत होगी वो कर देगा, ऑल्टर कर देगा, पर मिक्स नहीं होगा उनके साथ। भाई एक इंसान है, जाएगा, जाकर दोनों की लड़ाई सुलझा देगा और बाहर निकल आएगा। तो हम क्या हुए? उस लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं हुए और हम बाहर आ गए। या फिर ऐसे भी लोग होते हैं, भैया आजकल तो वैसे ही बहुत देखने मिलता है, कोई बंदा है जाएगा, दो बंदों के बीच में लड़ाई करा देगा, अब तुम लोग लड़ते रहो, वो निकल जाएगा बीच में से बिना कुछ किए बाहर। उसने कभी बीच में इन्वॉल्व नहीं होना, वो लड़ाई नहीं करेगा, पर वो आप दो लोग की लड़ाई करा देगा। उसको क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। ठीक है। फंक्शन ऑप्टिमली एट 37 डिग्री सेल्सियस। यस, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यूजुअली एंजाइम्स जितने भी हैं वो इसी टेम्परेचर पर रिएक्ट करेंगे। इसीलिए आप लोग जब बीमार होते हो, जब फीवर आप लोगों का, फीवर कोई एक्चुअली बीमारी नहीं होती। फीवर बेसिकली क्या है? आपकी बॉडी में सिर्फ एक सिम्टम है। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे लिवर में, किडनी में कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे कैसे पता लगेगा? मैं डॉक्टर के पास कब जाऊंगी? जब मुझे कोई सिम्टम शो होगा। अगर मेरे को फीवर आ रहा है तो ही मैं डॉक्टर के पास जाकर बोलूंगी भाई 3 दिन से बुखार नहीं उतरा, चेक करो जरा क्या हुआ है। यही बोलूंगी ना डॉक्टर के पास जाकर कि भाई जरा चेक कर क्या हुआ है, 3 दिन से मेरा बुखार नहीं जा रहा। तो फीवर ने मुझे क्या बताया? एक सिम्टम दिया। अगर फीवर हो जाता है, कभी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ जाता है या घट जाता है, तो हम लोगों को भूख नहीं लगती, खाना खाने का मन नहीं करता, डायरिया हो जाता है, लूज मोशंस हो जाते हैं, या हमें वॉमिटिंग्स होने लगती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया या घट गया, एंजाइम्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए। तो ये आंसर भी एकदम करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। डू नॉट हैव एन एंजाइमेटिक एक्टिविटी। उसके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी है ही नहीं। अरे भैया है ही नहीं तो हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? नहीं, एक एंजाइमेटिक गतिविधि नहीं करेगा। अरे भैया जब करेगा नहीं तो मैं क्यों मेहनत करूं इसका इस्तेमाल करने का? निकालो इसे बाहर। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ 1, 2 and 3। ढूंढो 1, 2, 3 का है, ये रहा। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ 1, 2 and 3। ऑल्टीट्यूड सिकनेस इज कॉज एट हाई ऑल्टीट्यूड ड्यू टू, ये बहुत आसान है यार। पहाड़ों के ऊपर चढ़ते जाते हैं, ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो जाता है। इसकी वजह से स्लीप पैरालिसिस भी होता है। जब आप लोग प्लेन से जाते हो पहाड़ों की तरफ, वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है। ऑल्टीट्यूड सिकनेस मतलब नोज से ब्लीड होने लगता है, क्योंकि बाहर का ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस भी शुरू हो जाता है। स्लीपिंग सिकनेस क्या होता है? हम सो रहे हैं, सोते सोते हमको लगेगा कि भाई कोई हमें जगा रहा है, कोई उठा, मतलब कोई हम लोगों को परेशान कर रहा है। मैं उठ रहा हूं, मैं जगा रहा हूं, पर मैं उठ नहीं पा रहा हूं। आप लोग सो रहे होते हो, बॉडी एक्टिव नहीं होती, पर ब्रेन एक्टिव हो जाता है ड्यू टू द लो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जैसे ही ब्रेन एक्टिव हुआ, सारे बॉडी के ऑर्गन्स एक्टिव नहीं हो पाए। जैसे प्लेन्स में क्या होता है,
प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मल है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मल है। तो जैसे ही हम लोग उठते हैं सो के, तो बॉडी पूरी एकदम तुरंत एक्टिव हो जाती है। पर क्योंकि हायर ऑल्टीट्यूड्स पे एक्टिव नहीं हो पाती है, तो वहां पर क्या होता है, उन एरिया में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है। तो आरबीसी का काम क्या है, ऑक्सीजन को हर जगह पे पहुंचाना। और हर बंदे का खाना क्या है, एनर्जी कहां से मिलती है भाई, हर बंदे का मतलब हर ऑर्गन का, लिवर, किडनी, हाथ पैर, आंख, नाक, कान, दांत, सबको ऑक्सीजन कहां से मिलता है, सबको ऑक्सीजन मिलता है, आरबीसी लेकर जाती है, एटमॉस्फेयर से मिलता है। तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो कम होता है। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है तो ये क्या करती है भाई, सारे आरबीसी को एकदम ऑक्सीजन नहीं मिलता, सारे ऑर्गन्स नहीं जाग पाते। ब्रेन जाग गया है, ब्रेन आपको मतलब आपको लग रहा है कि कोशिश आप कर रहे हो, ब्रेन आपको ऑर्डर कर रहा है कि हाथ हिला, इसको उठा, तो उल्टा सपना देख रहा है, बट हमारी बॉडी जागी ही नहीं होती है। वो ब्रेन से मैसेज हाथ तक पहुंचता ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, एनर्जी नहीं मिल रही है उसको काम करने के लिए। तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्लीप पैरालिसिस। ये कोई भूत प्रेत की बीमारी नहीं है, इट इज कॉल्ड एज स्लीप पैरालिसिस। सोते सोते फील होता है। अगर कभी किसी को ऐसा होता है, इसके दो तरीके हैं, या तो पैर धो के सो या बहुत सारा पानी पी के सो, क्योंकि बार बार यूरिनरी ब्लैडर की वजह से आप लोगों की नींद बार बार खुलती जाएगी, उसे स्लीप पैरालिसिस नहीं होगा। ठीक है, चले आगे। तो इसका करेक्ट आंसर इज लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कम आंशिक दबाव रहता है, जिसकी वजह से इंसान मतलब हाई ऑल्टीट्यूड या ऑल्टीट्यूड सिकनेस इसको बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एज एन एपिडेमिक बीमारी। महामारी रोग नहीं है, आज नहीं है, पर एक टाइम पे रहा, सब कुछ महामारी रहा। जैसे आज हमारे पास कोरोना है भाई, अब आज के बाद तो लोगों को जब डिफाइन करेंगे तो बोलेंगे हम वो कोरोना वाला बच्चा जिसने नोटबंदी भी देखी है, जिसने देशबंदी भी देख ली है, हमने सब कुछ देख लिया है लाइफ में, है ना। तो हम वो जमाने के बच्चे हैं। अब जब आगे जैसे हम लोग को बोलते हैं ना, आप 19 सेंचुरी के वो नोकिया वाले फोन वाले हो, आगे के बच्चे ये बोलेंगे अच्छा आप उस जमाने के जब कोविड हुआ था। नहीं, हम उस जमाने के, हमने कोविड नहीं देखा या हमने देशबंदी नहीं देखी, तो आज हम उस जमाने के लोग हैं। चलिए, कॉलेरा, हैजा एक टाइम पे बहुत फैला था, बहुत ज्यादा फैला था। मलेरिया एक टाइम पे बहुत फैला था। स्मॉल पॉक्स ये भी एक एपिडेमिक था। जो एपिडेमिक नहीं है दैट इज एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस इसका करेक्ट आंसर इज, इसमें अगर मैं बात करूं, मलेरिया एक ऐसी बीमारी थी। मलेरिया के लिए स्पेसिफिकली क्यों बता रही हूं, क्योंकि भाई इसके अंदर बहुत गड़बड़ किया हुआ है हमारे इंडिया वालों ने। मलेरिया एक ऐसी बीमारी थी जिस बीमारी में, जो बीमारी से बहुत लोग मर रहे थे, जिस बीमारी से क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा लोग मरते जा रहे थे। मरने की वजह से क्या हो रहा था, भाई सबको परेशानी हो रही थी कि ये लोग मर क्यों रहे हैं, ये लोग भाई क्या हो रहा है, इन लोगों के साथ डेथ क्यों होता जा रहा है। तो क्या किया, इसके लिए दवाई ढूंढ रहे थे। भाई जितने लोग दवाइयां ढूंढ रहे थे, सब लोग को दवाई इसकी मिल नहीं रही थी, प्रॉब्लम होता जा रहा था, दवाई आ नहीं रही थी। उस समय, जिस समय हर देश का हर बंदा इस बीमारी से मर रहा था, उस देश के अंदर इंडिया में बैठा हुआ गांव का एक वैद्य पेड़ की जड़ी बूटियों को पीसकर सबको दिए जा रहा था कि ये ले भाई तू भी जड़ी बूटी खा, ये ले भाई तू भी जड़ी बूटी खा। इस बीमारी को जब ट्रीट किया गया तो वो एक पेड़ से किया गया जिसका नाम था चिंचोना। एक भी कैजुअलिटी नहीं थी मलेरिया के इंडिया में, एक भी कैजुअलिटी नहीं थी। तो उसके बाद में क्या हुआ भैया, चाइना आया, चाइना को लगा कि अरे ये ऐसे कैसे, हमसे ज्यादा मेहनत कैसे कर लिया भैया, उसने पेड़ उखाड़ा ले गया। हमारे वैद्य भी कूल चिल टाइप के ड्यूड बनने हैं, तू एक पेड़ ले जाएगा, दूसरा लगा मेरे पास, जा मैं तेरे से क्या बहस करूं, जा। और वैसे भी तो चाइना के लोग ऐसे ही होते हैं, फूक भी मारेंगे तो 4 बार पलटी मार के गिरेंगे। लड़ा जाता नहीं है बेचारे, कहाँ इनसे बहस करनी है। ले गया पेड़, हमने बोला कोई बात नहीं, दूसरा पेड़ हम उससे काम करेंगे। उसने, हम लोग जड़ी बूटी दे रहे थे, उसने इस पेड़ से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लिया, उससे दवाई बना ली। जो दवाई इससे बनी उसका नाम है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनोन। आप लोग इसको क्वीन बोलते हो क्योंकि हमें न्यूज में क्वीन बताया। अब आपने सुना होगा कि अमेरिका में, यूएस के अंदर अभी कोविड में बोला मलेरिया की दवाई बहुत इफेक्टिव है, इसको दिया जाए। तो क्यों अमेरिका हम लोगों को बोल रहा था कि भाई हमको दे दो, नहीं हम लड़ेंगे, क्यों धमकियां दे रहा था? इंडिया ने क्यों देना है, वो तो इतनी बड़ी पावर है, तो खुद क्यों नहीं बना ली ये दवाई उसने? क्योंकि ये दवाई इंडिया ने डिस्कवर करी है, इंडिया की डिस्कवरी है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। इसका हमारे पास पेटेंसी है,
हम लोग इसको बना सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे, जितनी डोज बोलेंगे बना सकता है, या हम लोग बाहर भेजेंगे इसको कि भैया ये लो। क्योंकि मलेरिया की दवाई खोज करने वाला पहला देश हिंदुस्तान था, भारत था, इसीलिए हम लोग के पास में इसका पेटेंसी है। हम लोग ने बताया, जो गरीब देश थे उनको तो यहां से बना के भेजा, जो अमीर देश थे उनको बोला चलो कोई बात नहीं, इतनी डोसेज आप बना लो अपने पास में, तो ये हुआ। पर हमारी एनसीईआरटी की किताब में लिखा गया है कि मलेरिया की दवाई इंडिया और चाइना ने मिलकर बनाई नहीं, ये भारत की ही खोज है, भारत ने ही बनाई है। पर अगर मैं इसको फॉरेन ऑथर की बुक्स में पढ़ूं तो वहां लिखा जाता है कि भैया भारत में बनी है ये। हमारी किताबों में हमारे ही रिसर्च के बारे में कुछ नहीं बताया गया। हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं कि भैया कार्ल लैंडस्टीनर ने ये डिस्कवर किया। क्या हरगोविंद खुराना के बारे में 10th 9th क्लास के बच्चों को बताते हैं? क्यों नहीं? वो इंडियन साइंटिस्ट था ना, उसने काम किया था ना, उसके बारे में क्यों नहीं? ये लोग बोलते हैं दवाइयां पहली बार हिपोक्रेट्स ने खोजी। अगर हिपोक्रेट्स ने खोजी तो उस जमाने में, जिस जमाने में आप लोगों को डॉक्टर वर्ड भी नहीं पता था, उस जमाने में हमारे देश के अंदर हर गांव के अंदर बैठा हुआ एक इंसान वैद्य, जो जड़ी बूटियों से दवाइयां दे रहा था, जो हल्दी के अंदर दूध मिलाकर के दवाइयां दे रहा था, हल्दी में दूध मिलाकर काढ़ा बनाकर बुखार उतार रहा था, वो कौन थे फिर? अगर आप लोग डॉक्टर्स हैं तो बस ये हमारी कमी है कि हम लोग इंडियन डिस्कवरीज को बच्चों तक पहुंचा ही नहीं रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन डिस्कवरी, इंडिया के बारे में हम कुछ बता ही नहीं रहे हैं। नहीं तो भारत किसी भी चीज में पीछे नहीं था। ये लोग जिस चीज के बारे में बनाने की गारंटी लेते हैं उस चीजों को हम पढ़ते आ रहे हैं। ये लोग बोलते हैं राइट ब्रदर ने एरोप्लेन को बनाया, पुष्पक विमान, एरोप्लेन का आइडिया जिसको पुष्पक विमान कहते हैं, ब्रह्मा जी के टाइम का, वो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, कौन सी पीढ़ी से? आइडिया तो हमारा ही है, चाहे आपने डेवलप कर लिया होगा एरोप्लेन, पर बनाया तो इंडिया नहीं है। बस बात इतनी है कि हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया नहीं है। भारत पेटेंसी नहीं डालता। जैसे हल्दी हमारा पेटेंट है। बासमती हमारा चावल है, बासमती पंजाब में खोजा गया था। बासमती के 23 स्ट्रेन्स पंजाब में खोजे गए थे, जो आज भी यूएस के नाम पर पेटेंसी डला है, उसने छीन लिया हमसे। 1997 में लड़ झगड़ कर कुछ स्ट्रेन्स हम लोग वापस लाए। आज भी बहुत से स्ट्रेन्स बासमती के यूएस के पास हैं। हल्दी, वो बोलता है भाई हमारे यहाँ है, इसको पता भी नहीं होगा हल्दी से कितना कुछ कर सकते हैं और कब से करते आ रहे हैं। हमारे यहाँ पर चोट लगे तो डॉक्टर के पास जाकर तुरंत इंजेक्शन नहीं लगवाते थे। हमारे यहाँ चोट लगती है तो सबसे पहले हल्दी वाला दूध दिया जाता है। हल्दी एज अ मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। वो भारत ने इन लोग को समझाया है कि भैया हल्दी भी कोई चीज होती है। तो इसीलिए इंडिया एनीवेज हर चीज में आ गया। चलें आगे, चलिए इसका करेक्ट आंसर इज एलिफेंटियासिस। ये क्वेश्चन इसलिए कराया क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए फिलहाल इस क्लास को फिनिश करती हूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ, न्यू ईयर के क्वेश्चंस के साथ। 2016 का पार्ट 1 किया, अब 2016 का पार्ट 2 करेंगे। तो चलिए फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। फिलहाल खत्म करते हैं इस क्लास को और मिलेंगे अगली क्लास में। तभी तक के लिए टाटा बाय बाय।